मेगा जीके 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 मेगा जीके। तो ये आर्टिकल बेटा इस बारे में है कि रुपी की जर्नी क्या है। अगर आपको आपके सामने ग्राफ में दिख रहा हो तो किस तरीके से 1999 के अंदर अगर $1 के अंदर तकरीबन 39 या 40 रुपीज आते थे, तो क्यों आज 2024 में $1 के अंदर 84 रुपए आने लग गए हैं। क्या रुपया कमजोर हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, क्या रुपया ताकतवर हो रहा है तो इकोनॉमी ताकतवर हो रही है, या कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। क्या क्या पॉइंट्स हैं इससे जुड़े हुए, ये पूरा मैं इस आर्टिकल में पढ़ाने वाला हूं आपको, और आप पूरा समझिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पूरा समझने वाले हैं कि डॉलर टू रुपी एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली किस तरीके से वो काम करता है और बाकी चीजें। चलिए तो आगे चलते हैं इसके बाद इसके अंदर। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, मैं आपके साथ आर्टिकल टू आर्टिकल पढ़ता हूँ पूरा, ठीक है ना। आर्टिकल टू आर्टिकल, तो यहां से शुरू करते हैं इस आर्टिकल को, और आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक अच्छा आर्टिकल आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर कर सकता है। और मैं आर्टिकल टू आर्टिकल पढ़ूंगा और आर्टिकल टू आर्टिकल आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो समझना शुरू करते हैं। द एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन रुपी एंड द यूएस डॉलर सर्व्स एज अ वाइटल इंडिकेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हेल्थ। बिल्कुल सही बात है। रिफ्लेक्टिंग द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। बिल्कुल सही बात है। एनालाइजिंग द इंडियन यूएसडी exchange rate during the tenure of United Progressive Alliance UPA and the National Democratic Alliance provides insight into how different administration have influenced Indian economic trajectory। अब यहां तक पढ़ के मैंने बोला ना, ये आर्टिकल मुझे लगा अबे किसी काम का नहीं यार, मुझे क्या करना है। बट जैसे ही मैं इसमें नीचे गया मैंने कि ओ हबीबी ये क्या बोल दी, ये तो बहुत काम की बात कर दी, बहुत ज्यादा काम की बात कर दी। तो अब यहां से समझना शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ इंडिया यूएसडी एक्सचेंज रेट। सबसे पहला फैक्ट जो तुम्हारे पेपर में आ सकता है वो क्या, कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, भैया आप लोग बताएं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस $1 में कितने डॉलर, $1 में कितने रुपए आते होंगे। स्क्रीन पे पढ़ने वाले को काला कुत्ता आ जाएगा, तो कोई स्क्रीन पे नहीं पढ़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस $1 के अंदर मात्र $3.30 आते थे। $1 में मात्र $3.30, और आज $1 के अंदर 86 तक पहुंच गए। और अब आगे चल के प्रिडिक्शन है कि 2030 तक $1 में $100 आएंगे। तो क्या हम वाकई में गरीब हो रहे हैं, डॉलर अमीर हो रहा है, या इसका रिलेशन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले ये वाला आर्टिकल समझाने से पहले भी यहाँ पे ये आर्टिकल में थोड़ा सा आगे आता है दैट ओवर द डिकेड द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर। जब कभी मैं बोलता हूँ रुपी डेप्रिशिएटेड, उसका मतलब होता है कि अब $1 में ज्यादा डॉलर आना शुरू, सॉरी $1 में ज्यादा रुपए आना शुरू हो जाएंगे अगेंस्ट द डॉलर। एंड उसके बाद में बाय द दिसंबर 2024 द एक्सचेंज रेट हैज रीच्ड 85.81 INR पर यूएसडी, 85 रुपीज। अब इसके आगे आर्टिकल कहता है इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर यूपीए एनडीए क्या क्या थी, एंड देन उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिया यूएस एक्सचेंज रेट। बट ये समझने से पहले कि एक्सचेंज रेट क्या है, आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि गुरु ये होता क्या है, रुपए में डॉलर, डॉलर में रुपया, और क्या हम सच में अमीर या गरीब होते हैं। तो मेरी बात इसको इस तरीके से समझना, जब कभी मैं बोलता हूं कि $1 के अंदर 84 रुपीज आ रहे हैं, समझना, और मैं बोलता हूं कि इसके बाद रुपया और डेप्रीशिएट हो गया, मैंने बोला रुपया और डेप्रीशिएट हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब $1 के अंदर 84 की जगह 86 रुपीज आ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये डेप्रीशिएट कैसे हुआ और इसको एप्रीशिएट कैसे कहते हैं। तो एक छोटी सी बात समझो, अपने मन में समझो कि एक तराजू बनाओ। क्या बनाओ, यहाँ पे एक तराजू बनाओ, और तराजू बनाने के बाद में ये तराजू बन गया, स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको ये तराजू। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो मान लो ये तराजू है। और तराजू बनने के बाद में समझो कि यहाँ पे रखा हुआ है $1। क्या रखा हुआ है, $1। अब $1 का तुम दिमाग में ऐसे हलक से छोड़ो और ऐसे सोचो, वजन मान लो कि $1 का वजन कितना है, $1 का वजन है कोई 100 ग्राम, मान लो 100 ग्राम वजन है, ठीक है। और अब तुम मान लो कि $1 का जो है वजन, वो $1 का वजन कितना हो कि अगर उसके अंदर बेसिकली 50 रुपए आ जाए, तो मैं कहूंगा भैया $1 का वजन बेसिकली, अगर $1 की बात करें तो $1 का वजन 2 ग्राम होगा, अगर तो 2 इंटू 50 इजिकल्स टू 100 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, छोटी सी बात है। तो $1 अगर 100 ग्राम का है तो फिर 50 रुपए मिला के $1 हो जाएगा। यस और नो, बिल्कुल सही बात है, 50 रुपए मिला के $1 हो गया। अब इस बात को आगे समझो। अब मैं कहता हूं कि रुपया हल्का पड़ गया डॉलर के आगे, रुपया डॉलर के आगे हल्का पड़ गया, मतलब डेप्रीशिएट हो गया। अब रुपया डेप्रीशिएट का मतलब क्या है कि अब $1 में 2 ग्राम का रुपया नहीं रह गया, रुपया रह गया 1.5 ग्राम का बेचारा। कितने ग्राम का रह गया, 1.5 ग्राम का। हल्का हो गया रुपया, उसने कीटो कर ली, तो अब रुपया हल्का हो गया, 1.5 ग्राम का हो गया। तो अब $1 में कितने रुपए आएंगे, अगर पहले 50 आ रहे थे, क्योंकि 100 ग्राम बराबर करना है। अब मैथ तुमसे पूछूंगा तुम्हारे दिमाग का धुआं निकल जाएगा, तो मैं मैथ नहीं पूछता हूँ, मैं तुम्हारे सामने खुद कर लेता हूँ कि भैया 1.5 ग्राम का अगर $1 है तो 15 ग्राम के 10 रुपए हुए, और 150 ग्राम के
100 रुपए हुए और 150 ग्राम के 100 रुपए हुए, तो 66 रुपीज के आसपास कुछ आए, 66 रुपए 6 पैसे, ये तो हुए 33 बांट लेंगे। तो अब क्या हुआ, जहां पहले $1 में 50 रुपए आ रहे थे, वहां अब $1 में कितने रुपए आ रहे हैं बच्चों, 66.6 आ रहे हैं। तो रुपी डेप्रीशिएट हुआ तो क्या हुआ, $1 में ज्यादा रुपए आने लग गए, और डेप्रीशिएट होगा तो और पैसे आएंगे। और जब मैं बोलता हूँ रुपी एप्रीशिएट हुआ, एप्रीशिएट, तो उसका मतलब क्या होता है कि अब $1 में कम रुपए आएंगे, क्योंकि रुपए का वजन बढ़ रहा है। तो जहां 2 ग्राम का रुपया था, अगर वहां वो रुपया 4 ग्राम का हो गया, तो अब $1 में कितने आएंगे, केवल 25 आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात समझ के तुमको ये समझ में आ गया कि डेप्रीशिएशन एंड एप्रीसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब सवाल आता है कि पहले इकोनॉमिक्स समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको अपने दिमाग के बेस से, अपनी जिंदगी के आसपास से समझो। जिंदगी के आसपास से तुम्हें इकोनॉमिक्स समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। तो अब रुपी का डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन हमको यहां तक समझ में आया कि रुपी और डॉलर में डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन क्या है। अब सवाल आता है कि इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ, ये डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन हो ही क्यों रहा है, ऐसा क्या कलेश मचा दिया दुनिया ने कि ये डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन हो रहा है। अब इसको तुम एक तरीके से समझो, तुम किसी के घर के अंदर दामाद हो, हिंदुस्तानी पॉइंट से जीजाजी लगते हो, और चलो दामाद भी छोड़ो, दूसरे तरीके से समझो, तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा नाम है पिंटू, तुम्हारा दोस्त है बबलू, क्या नाम है उसका, बबलू। अब बबलू ऐसा दोस्त है तुम्हारा जो कोई नौकरी नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, तुम पढ़ाई कर रहे हो, और वो आज तुम्हारे घर पे आया। आज बबलू आया, तुम्हारी मम्मी ने बिठाया, पापा ने बिठाया, तुमने उसके साथ चाय पी, तुम्हें अच्छा लगा, लगा नहीं लगा, कोई बात नहीं है। फिर तुमने आज बबलू को आधा घंटा दिया, बबलू कल फिर तुम्हारे घर आ गया, मैं चल कोई बात नहीं, तुमने बबलू को 25 मिनट दे दिए। बबलू उसके बाद परसों फिर तुम्हारे घर आ गया, तुमने बबलू क्या पागल है रोज रोज आएगा, मन में सोचा, बोला नहीं, तुमने बबलू को 20 मिनट दिए। ऐसे करके बबलू लगातार 1 हफ्ते तक तुम्हारे घर आ गया, और तुम्हें उसकी कोई जरूरत है नहीं, कोई जरूरत है नहीं। तो जब 10 दिन तक बबलू लगातार तुम्हारे घर आया, तो तुमने मम्मी से कहा बबलू आएगा उसको बाहर ही बाहर से कह देना मैं हूं नहीं। तो क्या हुआ, जो भी चीज बिना जरूरत के, जो भी चीज बिना जरूरत के अगर ज्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर किसी चीज की जरूरत है भी और फिर भी वो, अब बबलू की लग गई नौकरी, बबलू हो गया इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर लगने के बाद भी बबलू रोज तुम्हारे घर आ रहा है, तो भी तुम बबलू की उतनी इज्जत तो नहीं करोगे। वही बबलू अगर रोज तुम्हारे घर नहीं आ रहा है और उसके बाद सोचो वो आईएएस भी बन गया, और अब बबलू का फोन आया कि हाँ मैं बोल रहा हूँ बबलू मेरे भाई, कैसा है बबलू, तेरी तो बहुत, तू तो सपने में आता है मेरे, मुझे तेरी बड़ी याद आती। तुम करोगे ना ऐसे? तुम क्यों करोगे, क्योंकि एक तो वो तुमसे मिलने नहीं आ रहा, दूसरा तुम्हें उससे काम पड़ सकता है। प्रैक्टिकल बात, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरा भी दोस्त आईएएस है, वो वीडियो देख लेगा, कहेगा अबे वैसी बात नहीं है भाई, मैं तुझसे नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग समझो, पर मेरी बात समझ में आई। अब बबलू मंत्री बन गया, मेरा कोई दोस्त मंत्री नहीं है, तो मैं मंत्री वाला एग्जांपल लेता हूँ। तो बबलू मंत्री बन गया तो काम पड़ सकता है, यहां तक की बात समझ में आई। अब इसको तुम करेंसी में समझो, कोई एक्स देश जैसे कि यूएसए है, वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, इतने सारी मिसाइल से लेकर डिफेंस से लेकर सर्विसेज से लेकर चीजें बनाता है, कि जब कभी किसी कंट्री को उसके प्रोडक्ट को खरीदना है, जब कभी किसी कंट्री को उसके प्रोडक्ट को खरीदना है, तो वो कंट्री जब उससे कहेगा कि भैया यूएसए हमको एक काम करे, बोइंग दे दो, जो तुम आजकल तुम्हारे बोइंग बढ़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, पर तुम हमें एरोप्लेन दे दो बोइंग। तो यूएसए कहेगा भाई मैं तुझे बोइंग दे दूंगा, पर मुझे पेमेंट किस में चाहिए, डॉलर में चाहिए, मुझे पेमेंट डॉलर में चाहिए। अब मैं अपने घर तो डॉलर छाप नहीं रहा हूं, तो मैं कहूंगा भैया तुझे पेमेंट डॉलर में चाहिए, तो मैं डॉलर कहां से लाऊं। अब डॉलर मेरे पास आने के दो तरीके, एक तरीका डॉलर मेरे पास आने का क्या, कि मेरे देश में, इंडिया में, या तो जो लोग इंडियंस बाहर जाके काम कर रहे हैं और वो वहां से रेमिटेंस भेजे, रेमिटेंस मतलब जो बाहर पैसा कमाया और इंडिया में भेजा, तो वो रेमिटेंस आए। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है, हमसे ज्यादा रेमिटेंस वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे माँ के लड़के, माँ की लड़कियां बाहर जा जाके बच्चे काम कर रहे हैं, और अपनी माँ भारत माता को पैसा लौटा के, हम ज्यादा ऐश नहीं करते बाहर जाके, हम इंडिया में पैसा वापस भेजते हैं। तो इंडिया में रेमिटेंस आया, तो या तो रेमिटेंस से डॉलर आए, या फिर ट्रेड से आए कि हमने उसको कुछ ऐसा बेचा कि उसने हमें पेमेंट किया। अब तगड़ी बात समझो, हम जब यूएसए को कुछ बेचते हैं तो वो भी डॉलर में पेमेंट मांगता है, और हम भी, बहस की आंख, हम भी डॉलर में पेमेंट मांगते हैं। हम और बहुत सारे देश के लोग डॉलर में पेमेंट क्यों मांगते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर की जरूरत और डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब उसके लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ता है, कि जब 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद जब इकोनॉमी शुरू हुई, तो अमेरिका ने दुनिया के देशों से कह दिया कि आप, मैं अपने पास जो डॉलर पैदा करूंगा वो मेरे पास उतना ही डॉलर पैदा करूंगा जितने का सोना होगा, और अगर आप अपने पास डॉलर रखते हो, अगर आप अपने पास डॉलर रखते हो, तो डॉलर आप जब कोई मुझे वापस दोगे मैं उतने का सोना आपको दे दूंगा।
जिसको बोला जाता था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। आगे चल के 1970s 80s में उसने ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म कर दिया, तो उसके बाद वो सिस्टम खत्म हो गया, तो उसके बाद से डॉलर सोने के साथ टैग नहीं रहा, बट वो डॉलर उस टाइम बहुत चला और उसके साथ साथ डॉलर की जरूरत थी क्योंकि सारी बड़ी कंपनी वहां पे, तो अब डॉलर की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो सबको डॉलर चाहिए। अब ऐसे ही इंडियन करेंसी की डिमांड कब बढ़ेगी मुझे बताओ? जब इंडियन करेंसी या फिर इंडिया का बिजनेस इतना कुछ प्रोड्यूस करे कि बाहर के देश जब उस प्रोडक्ट को मांगे तो हम उनसे कहें कि भैया रुपए में पेमेंट कर दो। या तो तब बढ़ेगी, या तो कब बढ़ेगी, अब हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग हो जाए और हमें बाहर से बहुत कुछ खरीदने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रही है ना? दो बातें समझ में आ रही है, मोटा मोटा समझ में आ रहा है? देखो मोटे दिमाग वाले को समझा दिया तो सबको समझ में आ जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरी बात समझ में आई? तो अब जब ये कहानी समझ में आई तो उसके बाद इतनी सी कहानी समझने के बाद अब तुमको समझ में आएगा कि किस तरीके से रुपए डॉलर के बीच में रिलेशन होता है। और मैंने शुरू में बोला था कि दो तरीके थे हमारे पास डॉलर आने के। एक तरीका था कि हमारे पास रेमिटेंस आ रहा है, और दूसरा तरीका था डॉलर आने का क्या हमारे पास, कि हमने बिजनेस करके डॉलर में पेमेंट ले लिया। और तीसरा तरीका क्या होता है, जो हम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हमारा एसडीआर रहता है, एसडीआर डिपॉजिट रहता है, जिसमें हमारा कुछ परसेंटेज रहता है कि वो पैसा वहां से ले सकते हैं, तो हम वहां से डॉलर ले रहे हैं, और वो बहुत दिक्कत है। तो तुम लोग अक्सर कर अखबारें पढ़ते होंगे कि हमारे पास जो सरकार के पास पैसा है फॉरेन करेंसी टोटल, वो पूरी डॉलर और रुपीज और बाकी सॉरी डॉलर और गोल्ड और बाकी चीजों में होती है। तो वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। तुम इसमें देखोगे पिछले एक साल में 50 बिलियन डॉलर कम हो चुके हैं। तो वो क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हमें अपनी करेंसी को संभालना है। और हमारी करेंसी कैसे संभलेगी? दुनिया में एक ही नियम होता है, जब तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही हो तो तुमको अपनी करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ानी है कि लोग उसकी डिमांड रखें। तो बहुत बांटनी भी नहीं है, पर डिमांड बढ़वानी है। और दूसरा, जिस करेंसी के सामने तुम्हारी करेंसी वीक हो रही है उसको मार्केट में दे देना है। तो जब उसको ज्यादा दोगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो अपने आप उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। समझ में, मोटी बात समझ में आई? इतनी सी बात। अब उसके बाद ये आर्टिकल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ भैया, बेसिकली बात हमने देखा कि ओवरव्यू ऑफ इंडिया यूएसडी एक्सचेंज रेट समझ में आ गया यहाँ तक हमको। इसके बाद आगे चलते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर यूपीए एंड एनडीए। ड्यूरिंग द यूपीए टेन्योर इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट विद एवरेजिंग अराउंड 8% एनुअली ईयरली। हर साल यूपीए की सरकार में कांग्रेस के टाइम पे 8% हमारी ग्रोथ बढ़ रही थी। बट उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत थी हाउएवर टुवर्ड द लेटर पार्ट ऑफ द टेन्योर इकोनॉमी फेस चैलेंजेस सच एज पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस वर्ड का मतलब होता है कि कोई सरकार पॉलिसी बना ही नहीं पा रही, जो पॉलिसी बन रही है उसमें कोई ना कोई अड़ंगा अटका दे रहा है। हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई डायन खाए जात है, सकी सैया तो खूबी कमात है, मतलब महंगाई आ रही है। उसके बाद में वाइडन फिस्कल डेफिसिट। वाइडन फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, देखो, लार्ज गैप बिटवीन द गवर्नमेंट स्पेंड्स एंड अर्न, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो सरकार की आमदनी जब अठन्नी होगी और खर्चा रुपया होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया। कैन मेक इन्वेस्टर हेजिटेट टू इन्वेस्ट। और जब ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्या बेसिकली इकोनॉमी में? इकोनॉमी में एक ही बात होती है, चाहे रिलेशनशिप हो या इकोनॉमी हो या कुछ भी हो, हम वहीं पे लगाएंगे जहां हमको स्टेबिलिटी, समझ सकते हैं, सिक्योरिटी और फायदा नजर आएगा। इंसान का बच्चा है भैया। तो अब बाहर देश में बैठा इन्वेस्टर तुम्हारे देश में पैसा कब लगाएगा? जब उसे लगेगा कि तुम्हारे देश के अंदर ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ नहीं है या इन्फ्लेशन आ गया तो वो कहेगा मैं नहीं लगा रहा पैसा। और अगर बाहर के बंदे ने तुम्हारे देश में पैसा नहीं लगाया और पैसा निकालना शुरू करा तो वही होगा जो आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में हो रहा है। पूरा मार्केट धुड़म हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, एफआईआई ने अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिया है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है, ये हम बाद में समझाएंगे। ये अभी नहीं समझा सकते क्योंकि और नीचे जाना पड़ेगा। पर यहां तक की बात समझ में आई? तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद आया फिर एनडीए के टाइम पे क्या हुआ, तो एनडीए ने नई चीज निकाली, मेक इन इंडिया पॉलिसी। और मेक इन इंडिया पॉलिसी में क्या हुआ कि एनडीए के टाइम पे भी, इस टाइम पे भी, ऑल दो करेंसी टूट तो रही है, बट वो जो करेंसी टूट रही है उसके पीछे फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। क्या फैक्टर है? ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस। और जब जब इस दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल समझ में आता है? कच्चा तेल, बिल्कुल सही, जिससे कि बाकी सब चीजें बनती हैं, वेरी गुड। जब जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तब तब हमारी करेंसी टूटेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में तो तेल निकाल नहीं रहे। या तो मेरे घर के नीचे 200 कुएं निकल आए तो मैं सरकार को दे दूं, तो मेरे घर के नीचे तो निकल नहीं रहे। तो हमें करना है तेल इंपोर्ट। और जब हमें कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट करते में हमारा डॉलर जा रहा है बाहर क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो इंपोर्ट करते में हमारी का फिस्कल जो हमारा वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। और जब इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा क्या होता है? रुपया और टूटता है। समझ में आया? एंड देन इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दैट इज
फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो मतलब जो पैसा हमारे देश से बाहर निकलता जा रहा है। अब यहाँ जो बात है ये है इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट बात, दैट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडिया यूएसडी एक्सचेंज रेट। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं बच्चों जो इंडिया और यूएस के एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब यहां से मेरे साथ देखना शुरू करना। सबसे पहला फैक्टर क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन रेट। मतलब क्या हुआ, हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया रिलेटिव टू यूएस रिड्यूसिंग द परचेज पावर ऑफ रूपी लीडिंग टू डेप्रिसिएशन। नहीं समझ में आया कुछ भी? नहीं तो समझो, जब अब इन्फ्लेशन क्या होता है ये समझना। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली मेरी तरफ देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा, इन्फ्लेशन मेरे से देख के समझ में आएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मैं दिख रहा हूँ इस टाइम तुमको स्क्रीन पे, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा हूँ, मेरा पेट दिख रहा है, थोड़ा मोटा हो रखा हूँ। अब इसको कहते हैं इन्फ्लेटेड इंसान। जब कोई इंसान मोटा हो जाए या करके हवा भर दो तो उसका छोटा सा मतलब क्या हुआ कि अंदर सब्सटेंस नहीं है, अंदर सब्सटेंस नहीं है, ताकत नहीं है, बस फूल गया है। तो फूली हुई चीज को इन्फ्लेटेड कहते हैं। हम गुब्बारे को क्या करते हैं, इन्फ्लेट ही तो करते हैं। अंग्रेजी में गुब्बारे को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। तो हम जब गुब्बारे को फुला देते हैं तो इन्फ्लेटेड हो जाता है। तो वही इन्फ्लेटेड को यहां समझो, जब कभी किसी भी करेंसी जब कभी किसी भी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए या फिर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए और उसकी बढ़ते में असली कॉज ये ना हो, असली कॉज ये ना हो कि उस प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी बढ़ी है, बल्कि ये हो कि मार्केट ने कुछ रोल प्ले किया है, तो वो इन्फ्लेशन है। अब मार्केट दो तरीके के रोल प्ले करता है। ये पेन है, इस पेन को खरीदने वाले 5 लोग हैं और बिकने वाले 10 पेन हैं, और ये पेन 50 रुपए का है तो 50 का ही बिकेगा। अभी क्या हुआ, ये पेन हुआ 5 और खरीदने वाले हो गए 500। तो दुकानदार क्या कहेगा, कह रहा डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, मैं ये पेन अब 5,000 का बेचेगा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। समझ में आ रहा, मैं ये पेन महंगा बेचेगा, लाल चंदन महंगा बेचेगा, क्यों, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड जब कभी महंगाई बढ़ा दे, प्याज महंगाई बढ़ा दे या चीजों को, तो उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वही छोटे में इन्फ्लेशन और बहुत तरीके की होती है, पर यहाँ छोटे में। और वही होती है, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है कि इस साल एकदम से खेती के अंदर समस्या आई और समस्या की वजह से कोई पर्टिकुलर, जैसे प्याज हुई, प्याज की खेती खराब हो गई। अब प्याज की खेती खराब हो गई तो अगर हर साल एक्स अमाउंट ऑफ प्याज पैदा होती थी और इस साल एक्स अमाउंट का 1/3 पैदा हुई, तो खाने वाले तो उतने ही है। तुम भी अपने ऑमलेट में प्याज डलवाओगे, तुम अपने चिकन में डलवाओगे, तुम अपनी सब्जी में डलवाओगे, तुम पनीर में डलवाओगे, तो खाने वाले उतने ही है। अब क्या हुआ, खाने वाले ज्यादा और पैदा हुई नहीं तो डिमांड तो होती थी। तो अब इसमें दोनों फैक्टर्स आ गए, डिमांड ने भी पुल करा और कॉस्ट ने भी पुश कर दिया। और कॉस्ट पुश का तीसरा सबसे अच्छा एग्जांपल जो प्योर कॉस्ट पुश का होता है वो क्या होता है, मेरी फैक्ट्री के अंदर, मैं 500 लोगों की फैक्ट्री में मेरे यहाँ लोग काम करते हैं और यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने कहा हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमको मतलब नहीं है, और उनने तनख्वाह बढ़वा ली। जब तनख्वाह उनने बढ़वाई तो उसके बाद मैं उस तनख्वाह को कहां से निकालूंगा, जेब से अपनी, मैं प्रोडक्ट में डालूंगा। तो वो हुआ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आया समझ में? तो अब यहाँ के लिखा हुआ है कि एक्सचेंज रेट को क्या फर्क होता है, इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट को फर्क होता है, दैट हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया रिलेटिव टू यूएस रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ रूपी लीडिंग टू डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि जब कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, रुपए की उस चीज को खरीदने की ताकत कम हो जाएगी। नहीं समझ में आई ये लाइन? समझो, 10 रुपए में एक पेन आता था पहले, 10 रुपए में एक पेन आता था। अब वही पेन 20 रुपए में आ रहा है, तो वापस जाओ वो डॉलर वाले उस पे, तराजू पे। तराजू में मैंने क्या कही थी, पहले $1 में 50 रुपए थे, अब $1 में 70 रुपए हो गए, तो मतलब डॉलर कम हो रहा, रुपया कम हो रहा था। वैसे ही पहले एक 10 रुपए में पेन आ जाता था, अब वो पेन 20 रुपए में आ रहा है। इसका मतलब पेन तो वही है पर रुपया कमजोर हो गया, तभी तो अब वो 20 जाने पड़ रहे हैं। पहले एक पेन की पिटाई लगाने के लिए, तुम्हारी भाषा में बात करता हूँ, यूपी की भाषा में, पहले एक पेन की पिटाई लगाने के लिए 10 लड़के जाते थे, अब एक पेन की पिटाई लगाने के लिए 20 लड़के जाते हैं। तो या तो पेन ताकतवर हुआ या तो लड़के कमजोर हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लड़के कमजोर हो गए, इसका मतलब रुपया अगर एक पेन को खरीदने में 20 लग रहा है तो 20 मतलब रुपए की वैल्यू कम हुई नहीं हुई? तो अब समझ में आ गई। मैंने कहा ना, मोटी बुद्धि को समझा दोगे सबको समझ में आ जाएगी। तो तो इंडिया रिलेटिव टू द यूएस रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ रूपी लीडिंग टू डेप्रिसिएशन। आ गई मेरी बात समझ में? क्योंकि रुपये की ताकत कम हो जाती है खरीदने की इन्फ्लेशन से, और जैसे ही रुपए की ताकत कमजोर हुई खरीदने की, तो वो केवल कमजोर रुपए की ताकत नहीं हुई, वो रुपए की ताकत कमजोर इन कनेक्शन टू डॉलर भी हुई। वो केवल ताकत रुपए की थोड़ी कमजोर हो रही है, वो इन कनेक्शन टू डॉलर भी तो कमजोर हो रही है। कि अब वो कमजोर हो रहा है कंपैरेटिवली कैसे, कि 20 लड़के एक पेन को पीटने जा रहे हैं
और वहीं हमारे गांव के, तो ये हमारे गांव के लड़के हो गए जो 10 जाते थे, और बाहर के गांव का क्या था, वो एक लड़का ही पहले 10 लड़कों को संभाल लेता था। तो अब इसको उसको पीटने भी तो 20 ही जाएंगे, तो वो भी तो और चौड़ गया। तुम्हारे को अपनी भाषा में समझ में आया? तो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट की वजह से क्या हुआ बच्चों, इन्फ्लेशन रेट की वजह से इकोनॉमी में फर्क पड़ा और डॉलर रुपी टूटता है। दूसरा रीजन क्या होता है, फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, मैंने अभी समझाया। फिस्कल डेफिसिट मतलब तुम्हारे देश में तुम्हारा खर्चा ज्यादा और कमाई कम। जब खर्चा ज्यादा कमाई कम होगा तो दुनिया भी कहती है अबे कैसा आदमी कम पैसे, जब ज्यादा खर्चा था कमाता कम है, तो समाज में इज्जत कम हो जाती है। ऐसे ही दुनिया के सामने देश की इकोनॉमी की इज्जत कम होती है और बाकी लोग सोचते हैं इस देश में पैसा नहीं लगाने का है। और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट करा, जितना हमने उससे बहुत ज्यादा हमने इंपोर्ट कर लिया, तो हम काय में चले गए, उधारी में चले गए। समझ रहे हो ना? और उधारी वाले इंसान के ऊपर कोई भरोसा नहीं रखता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से इन्वेस्टर्स ने क्या करा, पैसा निकाल लिया। तीसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। अब ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुई, बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में 2008 के अंदर मार्केट क्रैश हो गया, कोविड आ गया, उसके बाद फिर एक्सचेंज रेट में फर्क आ गया। अब जब ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में इतनी सारी दिक्कतें हुई, तो हमेशा सोचो जब कभी भूकंप आता है तो तुम लोग क्या करते हैं, जब कभी कोई चीज आती है तो सेफ हेवन ढूंढते हैं ना, कि हम छुप जाए, किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सुकून से बचे रहे, बहुत फायदा हो ना हो पर जिंदा रह ले, ये तो होता है। तो इन्वेस्टर भी ये सोचता है कि इंडिया के मार्केट में पैसा लगाने में रिटर्न तो है, बट क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, यहां लगाने में रिस्क भी है बाबू। तो इसलिए एक काम करते हैं, पैसे को निकाल के अपने ही देश में रखते हैं, तो वो यूएस पैसा वापस जा रहा है। समझ में आई यहाँ तक की बात? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी बताया जब जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, जब जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तब तब क्या होगा, तब तब हमारे क्रूड ऑयल हमको महंगा पड़ेगा, और जैसे ही क्रूड ऑयल महंगा पड़ा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा कि कम होगा? अगर क्रूड ऑयल हमको महंगा पड़ा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। मुंह से खोल के बिल्कुल हिम्मत से बोलना है ना, एक ही तो बोल ही रहा है, बाकी तो बोल भी नहीं रहे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा हमारा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी उधारी बढ़ रही है जेब पे यार, हम बेच तो कुछ पा नहीं रहे, महंगा और पड़ रहा है खरीदने की चीज। समझ में आया? इसीलिए हमारी सरकार देखो लगातार, नितिन गडकरी साहब क्या कह रहे हैं कि हमको इथेनॉल बनाना है, हमको हाइड्रोजन से पावर लेनी है, हमको सब जगह से लेनी है, सो दैट हम मिनिमम ऑयल इंपोर्ट कर सकें। अब समझ में आ रही बात सरकार की? देखो इकोनॉमिक्स और बाकी चीजें जो जो मैं समझाऊंगा, अगर समझोगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि तुम न्यूज़पेपर और बाकी सब चीजों से कनेक्ट कर पाओगे। और करंट अफेयर्स और जीके पढ़ना कुछ नहीं होता बच्चे, करंट अफेयर्स जीके पढ़ने का एक बहुत छोटा सा रूल होता है कि जब तुम वो पढ़ो तो तुम बाकी चीजों से कनेक्ट कर पाओ। अगर तुम कनेक्ट कर गए, तुम्हें सब याद रहना है, तुम कुछ नहीं भूलोगे, क्योंकि कनेक्टिविटी इज द रियल रियल एंड रियल पावर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट आउट देयर। तो आगे चलते, इसके बाद में ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ गया, क्रूड ऑयल प्राइस समझ में आ गए। देन इसके बाद में आता है मॉनेटरी पॉलिसी। द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन्फ्लुएंस कैपिटल फ्लो इफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट। ले लो सब कर लो आराम से, क्या सामान लेना है, चलो ठीक है, हो गया, अभी चले आगे चले। सो मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन्फ्लुएंस कैपिटल फ्लो। अब ये क्या होता है, अब ये छोटा सा पॉइंट होता है, अगर किसी इंसान ने यूएस में लोन लिया और यूएस में लोन लेने के बाद वो लोन उसको पड़ रहा है, समझो 3% इंटरेस्ट रेट का, और इंडिया में अगर उसने उसी पैसे को लेके दे दिया और उसको मिली 9% की ब्याज, तो उसको 6% का फायदा हुआ, तो वो वहां से लेके यहाँ चढ़ा देगा पैसा। अब ये पता पड़ गया उसको कि यहाँ भी पैसे का इंटरेस्ट रेट कम होना है और यहाँ भी बढ़ना है, तो वो निकलेगा पैसा लेके। तो ये यही बात है बस। पिछले 3 सालों में कोविड के बाद जब सरकार को अपने आप को संभालना था, तो अमेरिका के बैंक ने, फेडरल बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करी, तो दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स ने जो जो अमेरिका से निकले थे, सबने अपना पैसा वापस लिया, क्योंकि उनको समझ में आया भाई हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। आ गई बात समझ में? अभी उनको डॉलर सस्ते में मिल नहीं रहा, तो वो लगाए कैसे? क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर। डोमेस्टिक फैक्टर क्या है, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, इसके साथ साथ इंपोर्ट बढ़ गए, इस वजह से भी रुपए से डॉलर टूटा। यहां तक की बात समझ में आई? तो भैया रुपए और डॉलर के बीच में रिश्ता क्या हुआ है, समझ में आया? आगे चलते हैं, इकोनॉमिक टूल्स टू इन्फ्लुएंस द रूपी। मतलब कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिसकी वजह से रूपी जो है, सरकार उसको इन्फ्लुएंस करके अपने आप को बचा सकती है। सबसे पहला होता है रेपो रेट एडजस्टमेंट। अब रेपो रेट का मतलब क्या होता है, देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे जो रेट्स होते हैं, ये सारे रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम इस क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। बट रेपो रेट एक ऐसा है जो यहाँ पे आ गया तो समझा देता हूँ। रेपो रेट वो रेट होता है बेटा, क्या लिखा है, द रेट is the interest rate at which India's central bank lend money to the commercial bank।
बैंक को बैंक से जब पैसा लेना होता है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बाकी बैंकों को लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। इतनी सी बात समझ में आई। अब छोटी सी बात समझो, बैंक को अगर पीछे वाले बैंक से लोन महंगा मिल रहा है तो वो आगे भी कैसा देगा? और भैया पीछे से महंगा आ रहा है, तुमको भी महंगा ही देंगे, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, यही होगा। और अगर बैंक को पीछे से लोन सस्ता मिल रहा है तो आगे भी क्या देगा? सस्ता देगा। और हमको रुपए की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है, सो दैट लोगों को पैसा मिले और ग्रोथ कर पाए। फालतू नहीं देना है पर ग्रोथ के लिए देना है। और जब फालतू देना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको एज अ व्हाट वी कैन से एज अ फंडिंग या फिर एज अ उस तरीके से देते हैं, मॉरिटोरियम की पैसा बांट दिया। बट जब लोन लेने वाला आ रहा है तो तभी आएगा जब उसे जरूरत है। तो क्या लिखा हुआ है? लोअरिंग द रेपो रेट एनकरेजेस बैंक टू बोरो मोर फ्रॉम आरबीआई, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। आया समझ में कि जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम कर लेगा उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोग धंधे में पैसा लगा पाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, लोग धंधे में पैसा लगा पाएंगे। एक मिनट जरा मैं टाइम देख लूं बस। हाँ कोई समस्या नहीं, ये पढ़ा के जान लेंगे, चाहे भूकंप आ जाए, आसमान फटे, धरती निकल जाए, लावा निकल आए यहाँ से, जब तक ये आर्टिकल खत्म नहीं होगा मैं यहाँ से हिलेगा नहीं, किसी को हिलने देगा नहीं। उस पर आज झुकेगा नहीं साला। समझ में आ गया? नहीं, कोई हिलेगा नहीं, मैं किसी को हिलने देगा नहीं। पढ़ना पड़ेगा, मेरी क्लास का नियम ही ये है। ठीक है? हम ब्रेन पावर और मसल पावर दोनों के साथ पढ़ाते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा, बात खत्म होती है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। रेपो रेट एडजस्टमेंट समझ में आया? रेपो रेट एडजस्टमेंट समझ में आया? इसके बाद आगे क्या आता है? ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक टूल्स टू इन्फ्लुएंस रूपी, रेपो रेट एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक डिमांड। ये छोटी सी बात है, जैसा मैंने इतनी देर में समझाया। क्या समझाया मैंने इतनी देर में? कि अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और आपकी डोमेस्टिक के अंदर भी डिमांड बढ़ रही है, तो जैसे ही रुपए की डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही रुपए की डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही रुपए की हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो सब देखी जाएगी। पहले मैं ये पढ़ाऊंगा। मैं मास्टर आदमी हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरी बात समझ। जब मैं पढ़ाने खड़ा हो जाता हूँ तो 2 बच्चे आए डेमो के लिए या 200 बच्चे आए डेमो के लिए, मैं पहले ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद यहाँ से हिलूंगा। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? मेरे को उतना ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ाने की आदत नहीं है दोस्तों। मैं यूट्यूब पे ना पढ़ाते हुए पुराने तरीके से जूम पे भी अपने बच्चों को देख के पढ़ाने वाला मास्टर हूँ। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या सिनेरियो हो रहा है। तो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ साथ अपनी टीम के कुछ बच्चों को बिठा लिया है। तो उनको चिंता हो रही है कि सर वो डेमो में बच्चे आने वाले हैं, आप देख लेना। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे चले। तो यहां तक समझ में आ गया, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक डिमांड। किसी को कोई डाउट? डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़े, और दूसरा क्या हुआ? इकोनॉमिक टूल्स टू इन्फ्लुएंस रूपी। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, इनसाइट ऑफ करेंसी डिमांड, ये छोड़ देते हैं टॉपिक, यहाँ की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यूपीए एनडीए छोड़ देते हैं, डेवलपमेंट छोड़ देते हैं, एंड देन इसके बाद में फोरकास्ट छोड़ते हुए इस टॉपिक में बस एक चीज और पढ़ाते हैं आपको, दैट इज इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमी। मतलब हमने क्या पढ़ा कि किस किस तरीके से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं रुपए और डॉलर के रिलेशन को। दूसरा हमने पढ़ा इकोनॉमिक टूल्स क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ लिया कि अगर रुपए और डॉलर के बीच में रिलेशन बिगड़ता है, मतलब रुपया ज्यादा टूटता है डॉलर के मुकाबले, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आगे चल के इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा इन्फ्लेशन। क्या होती है? इन्फ्लेशन। ध्यान से, अ वीकर रुपी मेक्स इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर इन्फ्लेशन रेट। मतलब क्या हुआ? जैसे ही रुपया कमजोर पड़ेगा वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जैसे ही वो एक्सपेंसिव हो जाएगा महंगाई और बढ़ जाएगी। ये गोल चक्कर है लाला मेरे। रुपया महंगा हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, रुपया और टूटा, रुपया और टूटा, इन्फ्लेशन और बढ़ी, इन्फ्लेशन और बढ़ी, रुपया और टूटा, और ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। अब इसको सही कैसे करते हैं? उसके लिए फिर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है, और वो इंटरवीन करके रेपो रेट्स और बाकी चीजों को जब सही करता है तब जाके रुपया सही हो पाता है। समझ में आया? दूसरा, trade balance. While the depreciated currency makes export more competitive, the increased cost of import, especially crude oil, and can widen the trade deficit. अब ये बातें बहुत बच्चों को बहुत बार समझ में नहीं आती। मैं जब कभी पूछता हूँ लोगों से कि अगर हमारे देश में रुपया डॉलर के मुकाबले टूट रहा है तो हमारे देश में एक्सपोर्टर को फायदा है या इंपोर्टर को फायदा है, या दोनों को नुकसान है? दोबारा पूछता हूं, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले हमारे देश में टूट रहा है तो एक्सपोर्टर को फायदा है, इंपोर्टर को फायदा है, या दोनों को नुकसान है?
ये तुक्का मारा है क्योंकि समझ में तो तुमको आया, तुम्हारी शक्ल से नहीं लग रहा। नहीं, सही तो है बट तुक्के में है। तो समझाओ कैसे है। नहीं, एक्सपोर्ट तो कोई बात नहीं। तो मैं बताता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। मैं इस पेन को, ज्यादा रुपया नहीं आएगा, दूसरी गलती कर दी तुमने। मेरा ये पेन मोर कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। मतलब समझो कैसे। अमेरिका के अंदर चार कंपनी है जो पेन बनाती है। कंपनी ए, यहाँ लिखते हैं हम लोग, कंपनी ए, कंपनी बी, और दो ही ले लेते हैं, कंपनी ए और बी अमेरिका में पेन बना के बेचती हैं। कंपनी ए है इंडिया, जिसका पेन अमेरिका में जब 1 रुपए में, 1 डॉलर में, 1 डॉलर में 80 रुपए थे। कितने रुपए थे? 80 रुपए थे। तो हमको तो, हम तो रुपए में बना रहे पेन, हमें तो रुपए में पेमेंट चाहिए भैया, आगे ना भैया, आगे ना। तो 1 डॉलर में 80 रुपए थे, हमें तो रुपए से मतलब है। तो हमारा पेन मान लो हम 80 रुपए का बना रहे थे, हमें 80 रुपए का बेचना था। तो अमेरिका के मार्केट में जाके उस पेन को हमने कहा भैया कितने रुपए का बेच दो, 1 डॉलर का बेच दो, चलेगा? चलेगा, चलेगा। और वहीं दूसरा देश जो था, उस देश के भी समझ लो कि युआन मान लो, उस करेंसी में 1 डॉलर में 80 युआन थे मान लो, ठीक है। 80 वो थे, तो उसने भी कह दी कि 1 डॉलर का बेच दो। कोई डाउट तो नहीं थी इसी बात में। अब समझो अगला सिनेरियो। अब क्या क्या हुआ, डॉलर से रुपया हो गया डेप्रिशिएट, हो गया डेप्रिशिएट हो गया। अब मेरे 1 डॉलर के अंदर, तुम्हारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इजी करने के लिए बताता हूं। अब मेरे 1 डॉलर के अंदर मान लो 80 दूनी 160 रुपए आ गए। कितने आ गए? 1 डॉलर में 160 रुपए आ गए, 160 रुपए आ गए। अब जब मेरे 1 डॉलर में 160 रुपए आए, तो मुझे तो पेन के कितने रुपए चाहिए अभी भी? तुम कैसी बात करते, लालच बुरी बला है बेटा। मुझे पेन के तो 80 रुपए ही चाहिए थे। मुझे तो पेन के, मेरे देश में पेन बना रहा हूं ना मैं तो, मेरे देश में पेन बना रहा हूं मैं तो, मुझे तो पेन के कितने रुपए चाहिए? मुझे तो पेन के 80 रुपए चाहिए। हाँ कि ना? मुझे तो पेन के 80 रुपए चाहिए ना, मुझे तो पेन के 1 डॉलर नहीं चाहिए। तो मुझे पेन के 80 चाहिए, और अब अमेरिका वाले आदमी को रुपए कितने देने हैं मेरे पेन के लिए? आधा डॉलर। वो तो अभी भी 80 रुपए में खरीद रहा है ना, तो उसको आधा डॉलर देना है। तो अब जब वहां पे मिस्टर मार्क दुकान पे पेन खरीदने जाएगी, तो उसको वो वाला पेन पड़ेगी 1 डॉलर का, और मेरा पेन कितने का पड़ेगी? आधा डॉलर का। तो वो किसका पेन खरीदेगा? आधे डॉलर वाला। तो मेरा प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट की वजह से बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया। और क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की वजह से फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटेटिव हो गया, तो मेरा प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज्यादा हो गए। और इसीलिए एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है जब कभी करेंसी टूटती है तो। आया समझ में? और इसी वजह से चाइना आज भी अपने देश के अंदर दो करेंसीज चला रहा है। एक करेंसी जो वो देश के अंदर चला रहा है जिसके पैसे बढ़ रहे हैं, और एक करेंसी जिसमें वो एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके पैसे वो कभी नहीं बढ़ाता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि उसकी करेंसी ताकतवर हो गई डॉलर के मुकाबले, क्योंकि उसको पता है नास पीटे को कि अगर उसने अपनी करेंसी को ताकतवर कर लिया तो उसका प्रोडक्ट दुनिया में क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और अगर उसका प्रोडक्ट महंगा हो गया तो चाइना का माल महंगा खरीदने से अच्छा तो हम उसी देश का नहीं खरीद ले। चाइना का माल तो सस्ता ही मानते हैं हम हमेशा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझो, इकोनॉमिक्स समझोगे तो जब कभी क्या हुआ, एक्सपोर्टर को बेनिफिट क्यों है? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, उस मार्केट के अंदर कॉम्पिटेटिव हो जा रहा है। एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटेटिव। समझ में आया? न्यूज़पेपर में छोटा लिखा होता है, पूरा समझने के लिए दिमाग चलाना होता है, और वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आर्टिकल मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे देश के अंदर करेंसी टूटती गई तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा इन्वेस्टर का, और वो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट क्या है? यहाँ पे एक और बात है, पॉलिसी मेजर्स टू रिकमेंडेशन, कि क्या क्या ऐसे पॉलिसी मेजर्स हैं जिसकी वजह से हमारी करेंसी दोबारा सही हो सकती है। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट, जिसमें आरबीआई कुड कंसिडर इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, जैसे कि हमने बताया रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर, इन सबको सही करना। फिस्कल डिसिप्लिन, इसका मतलब कि फाइनेंशियल और करेंसी को लेके एक डिसिप्लिन वे में गवर्नमेंट को और आरबीआई को काम करना पड़ेगा, जिससे करेंसी अच्छी भी हो और ज्यादा भी ना रहे, या ज्यादा भी हो तो अच्छी होती रहे। एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तभी हमारी करेंसी बढ़ सकती है। आखिरी में आके दुनिया में एक ही बात होती है जो निर्भर करती है, और वो होती है कि तुम काम कितना करते हो और बातें कितनी कम। करेंसी जितनी कम होगी क्वांटिटी में उतनी बातें कम, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सपोर्ट। जिस इंसान का काम बहुत ज्यादा और बातें बहुत कम उसकी बहुत वैल्यू, और जिसकी बातें बहुत ज्यादा और काम बहुत कम उसकी बहुत कम वैल्यू। तो जब करेंसी बहुत ज्यादा और वो बना कुछ नहीं रहा देश, मतलब तुम्हारा कोई दोस्त था उसने कहा भाई मैं ये कर दूं ये कर दूं, करता कुछ नहीं, तुम हो गए बातें बनाते रख। दूसरा है तुम कहते कुछ नहीं बोलता, कर जाता है। तो जो देश कुछ बोल नहीं रहा करेंसी से पर प्रोड्यूस कर जा रहा है उसकी करेंसी बढ़ जाएगी। और जो देश बोले जा रहा है मतलब करेंसी पैदा करे जा रहा है, तो नोट छापने से थोड़ी नोट की वैल्यू बढ़ेगी।
सामान बनाने से बढ़ेगी ना। तो भाई जिम्बाब्वे जैसे देश के अंदर आज लोग कार्ट में पैसे लेके जा रहे थे 2 साल पहले, कि कार्ट में पैसे लेके जाते थे, पूरी कार्ट बदल पलट देते थे, वहां पे 3 लाख जिम्बाब्वेन डॉलर की एक कॉफी आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि प्रोडक्शन कुछ नहीं था, तो करेंसी पूरी टूट के खत्म हो गई और नोट छाप देते। नोट छापने से कभी बात नहीं हो, तो याद रखना, नोट छापना इज टू बातें बनाना, प्रोडक्शन करना और एक्सपोर्ट करना इज टू काम करना। देख लेना किस चीज पे ध्यान ज्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो तीसरा प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, और चौथा अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि केवल तुमको तुम्हारे ऊपर भरोसा हो आज की दुनिया में जरूरी नहीं है, लोगों को भी तुम्हारे ऊपर भरोसा होना जरूरी है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल था बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।